सबसे बड़ी बात, कवर्धा में जो कल हादसा हुआ, उस हादसे के पीछे कई सारे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। 19 लोगों की जान इस हादसे में चली गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि इस हादसे की जो तस्वीर सामने आई वो बड़ी दर्दनाक थी। और लेकिन उससे पहले आपको हम उज्जैन लिए चलते हैं। कवर्धा की पूरी खबर ग्राउंड रिपोर्ट विस्तार से है, लेकिन बीच में जो खबर आ रही जरा उसको हम बता देते हैं कि मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में पढ़ाई करने गए उज्जैन के 8 बच्चे फंस गए हैं। ये बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। अब इन बच्चों के परिजन इनको लेकर चिंतित हैं। इन परिजनों की मांग है कि सरकार उनके बच्चों को सकुशल वापस लाए। किर्गिस्तान में इस वक्त भारत समेत पाकिस्तान के पढ़ाई के लिए गए बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। हॉस्टल से बच्चों को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी किर्गिस्तान में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों से वीडियो कॉल के जरिए बात की और उन्हें हिम्मत देते हुए नजर आए हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन बच्चों से बात की है जो किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। आइए सुनते हैं। अभी हमने बात कर ली है और ये मालूम पड़ा है कि आप लोगों की परीक्षा है तुरंत अभी थोड़े दिन में, तो परीक्षा के बाद 2.5 महीने की छुट्टी हो जाएगी, तो आप लोगों का सेशन ठीक से निपट जाए, इसलिए ये बात भी हुई है, अधिकारियों से बात हुई है हमारी। तो उन्होंने कहा कि इनकी अपने को सबकी लाइफ का सवाल है, अगर बुलाने के लिए तो हम बुला लेंगे भारत में, लेकिन बाद में इनकी एग्जाम नहीं होगी तो इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। सही है ये बात? मेरी जानकारी ये भी है। ऑनलाइन हो जाएगी तो वहीं से कर लोगे आप? जी सर। वहीं से करोगे? सर घर आके दे देंगे सर, ऑनलाइन ही हो रही है तो। और अभी मतलब छुट्टी भी होने वाली है, तब तक नॉर्मल हो जाएगा सर। हाँ, तो इसीलिए हम लोग ने पूरी चिंता की है अभी लगातार, और आपके विदेश मंत्रालय के माध्यम से मंत्री से भी बात कर रहे हैं। जो बेहतर हो सकता है वो सब करेंगे, और आप लोग सेफ हो, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अंदर हो ना आप कमरों में, इतने हॉस्टल में सर सुरक्षा है ना वहाँ? यहाँ पे तो हाँ, सुरक्षा है ना बाकायदा वहाँ पे? जी सर। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में मतदान खत्म हुए हैं। कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई थी, तमाम उम्मीदवारों को इस बैठक में बुलाया गया था। मंथन ये हुआ था कि कैसा उनके क्षेत्र में मतदान रहा है, रिस्पांस क्या है, वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं, इसको लेकर बंद कमरे में बातचीत भी हुई है। कल जो बैठक हुई उस पर पार्टी के यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान भी खूब सामने आया था। सज्जन सिंह वर्मा ने विस्तार न्यूज को आगे की रणनीति के बारे में बताया है, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेस के संगठन विस्तार पर बीजेपी ने चुटकी भी ले ली है। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा भी हमारे साथ में है। कल इन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि डर के आगे जीत है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैंने तो ये कहा कि राजनीति डर के नहीं की जाती। राजनीति करना है तो बड़ा स्वच्छ पवित्र मन और साहस के साथ करना पड़ती है। राजनीति का क्षेत्र इतना आसान थोड़ी कि हर कोई राजनीति कर लेगा। अच्छे कड़क बोल्ड निर्णय लेना होंगे, जहर का घूंट भी पीना होगा, लेकिन जो दल निर्णय लेने में देर करता है उसे पछताना पड़ता है। कुल मिला के मेरा ऐसा है कि निर्णय लो, जल्दी लो, कड़क निर्णय लो। और जो लोग कांग्रेस को बरसों से कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपता है, ऐसे लोगों को अब हटा दो। कई लोग बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस का कुछ बिगड़ गया क्या? और दुगने उत्साह के साथ जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं। कल की बैठक में क्या निकल के आया? संगठन का किस तरीके से विस्तार होगा और संगठन मंत्री भी, प्रभारी भी बनाने की बात? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी कल की मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में। ऐसे लोगों को छांट के पद देना, और जो लोग कांग्रेस को हमेशा सबोटेज करते आए हैं और कांग्रेस में पद लेके बैठे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके तत्काल हटाने का पावर भी उन लोगों को दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बैठक थी जो आगे के रोड मैप के लिए ज़रूरी थी। भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे चलने की तैयारी में है कौन? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नक्शे कदम तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ रहा नहीं। ये तो कांग्रेस इतनी बरसों पुरानी पार्टी है जिसने कांग्रेस को लाखों नौजवानों ने कांग्रेस के
अपनी जान की कुर्बानी दे के स्वतंत्रता की सांसें दिलाई वो पार्टी है, इसे कोई क्या सिखाएगा। तो कुछ ऐसा संगठन बनकर तैयार होगा जो कांग्रेस पार्टी का अलग रूप ही देखने को मिले। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज़। सब बातों के बतासे हैं। कमलनाथ जी पीसीसी के अध्यक्ष बने थे, बनने के दौरान भी कई बार उनने अपने संगठन को बीजेपी के संगठन जैसा बनाने की बात कही थी, मुकाबला बीजेपी संगठन से, ऐसे बयान भी दिए थे, लेकिन वो बयान तक सीमित रहे। संगठन, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर दोहराता हूँ, विचारधारा से, कार्यपद्धति से, त्याग से, तपस्या से अपने आप को खपा कर बनते हैं, भाषणों से संगठन नहीं बना करते। उधर सूरजपुर जिले में शासकीय विभागों से बकाया विद्युत बिल के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जिले के 3,875 शासकीय उपभोक्ताओं के 17 करोड़ 75 लाख रुपए का बकाया बाकी है। विद्युत बिल वसूलना बाकी है और ये चुनौती बन गया है बिजली विभाग के लिए। आम उपभोक्ता बिजली विभाग की इस दोहरी नीति से परेशान है। आम उपभोक्ता ये कह रहा है कि किसान का अगर 2 से 3 महीने का बिल नहीं पट पाए या नहीं बिल जमा कर पाए तो कनेक्शन काट दिया जाता, जबकि सरकारी विभागों के महीनों महीनों तक ये बिजली के बिल पेंडिंग है, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकारी कनेक्शनों में करीब हमारे यहाँ 17 करोड़ 75 लाख का बकाया राशि है, जिसमें कंज्यूमर संख्या है 3,885 और मेनली हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सरकारी कनेक्शनों में बड़े बकायेदार हैं, महिला बाल विकास 1 करोड़ 11 लाख, ग्राम पंचायत का जो नल जल योजना वाटर वर्क्स का जो कनेक्शन होता है उसमें 1 करोड़ 63 लाख। बिजली बिल की जो दोहरी नीति है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि शासकीय कार्यालयों में और आज पता है कौन सा दिन है खास आपके लिए? आप वो हो सकता है कि उसका इस्तेमाल करते हो। बात चाय की हो रही है। 21 मई है आज। चाय के शौकीन लोगों के लिए ये बड़ा दिन है। हो सकता है कि आपको इस बात का पता ही ना हो कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ज्यादातर लोगों की दिन की शुरुआत इसी चाय के साथ होती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चाय में क्या खास है और छत्तीसगढ़ का क्या कनेक्शन है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। आज 21 मई है और चाय के शौकीन लोगों के लिए बड़ा दिन है। हो सकता हो शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ज्यादातर लोगों की दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है। पानी के बाद चाय दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय ड्रिंक है। चाय के सम्मान में एक पूरा दिन समर्पित किया गया है। हर साल 21 मई का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के जशपुर की चाय की पत्ती की डिमांड भी विदेशों में है। खास बात यह है कि यहाँ पर जो लोग चाय पीने आते हैं वो कभी भूल ही नहीं पाते यहाँ की चाय का स्वाद। यहाँ की चाय छत्तीसगढ़ के लगभग सभी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ बड़े नेता पी चुके हैं। कई देश के बड़े नेता आते हैं यहाँ पे, इस आश्रम की चाय को पीते हैं और विदेशों से भी इसकी डिमांड। किन किन देशों से डिमांड आती है इस चाय की? यहाँ की चाय की डिमांड तो जैसे आप देखें, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दुबई हो गया, इंग्लैंड हो गए, जो लोग हैं जो यहाँ की बस चाय जो पी लेते हैं वो बार बार चाय यहाँ की मंगाते हैं। कौन कौन से बड़े नेता यहाँ का चाय पीते हैं? काफ़ी आते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी देखा, कहा पहले भी आते थे और उसके पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी थे, वो भी आए थे और काफ़ी लोग आते रहते हैं यहाँ पर, तो सभी लोग आते हैं। तो यहाँ का चाय काफ़ी मशहूर है। चाय तो है ही, क्योंकि 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी भी आए हुए थे यहाँ बाबा से दर्शन करने और यहाँ की भी चाय भी पिए, बोले कि चाय तो बहुत ही अच्छी टेस्ट है, ओंदा टेस्ट है। जशपुर की चाय क्यों है खास? श्री सर्वेश्वरी आश्रम में चाय की खेती की शुरुआत हुई थी। 18 एकड़ में फैला हुआ है ये चाय का बागान। दार्जिलिंग और असम से भी बेहतर क्वालिटी की चाय यहाँ मिलती है। सीएम, पूर्व सीएम और बड़े नेता यहाँ के चाय के शौकीन हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कवर्धा के दर्दनाक सड़क हादसे पर बड़ी खबर यह है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने कवर्धा सड़क हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया है। 19 लोगों की जान गई थी। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कवर्धा कलेक्टर और एसपी से इस पूरे मामले में जवाब तलब किया गया है। कवर्धा में हुए हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजा है। मालवाहक वाहन से 19 लोगों की मौत का यह पूरा मामला चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और रजनी दुबे की बेंच में सुनवाई अब होगी। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा कि आखिर किसकी गलती से इतना बड़ा गंभीर हादसा हो गया। हाईकोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। आशीष, ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है, क्योंकि हम लगातार एक एक तस्वीर दिखाते रहे, ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद रही और अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। उम्मीद है कि एक पुख्ता यहां पर कारण बताया जाएगा हाईकोर्ट में, आखिर किसकी वजह से यह हादसा हुआ था। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है कि एक ऐसे मामले को, एक संवेदनशील मामले को हाई कोर्ट ने जो है संज्ञान लिया है, जिसमें लोगों की लगातार जाने जा रही है। सिर्फ यही हादसा नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में अभी कुछ ही देर पहले हमने एक विस्तार में जो कार्यक्रम चलाया है उसमें ही एक बात सामने आ गई है कि कैसे मालवाहक वाहन से लगातार मौतें हो रही है। लोग जो है इंसानों को जानवरों जैसा ढो रहे हैं। बाकायदा उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो सवारी गाड़ियों को लेकर जो लोडिंग है और बाकी चीज़ों को लेकर, उसमें भी उन्हें वह सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ये हाई कोर्ट के कम से कम संज्ञान लेने के बाद में ये जवाबदेही तय हो जाएगी और अधिकारियों को बिल्कुल ये बताना पड़ेगा वहाँ की किसकी गलती से ऐसा हुआ है। और आगे भी हाई कोर्ट के जो जज हैं वो उनसे बिल्कुल सवाल जवाब करेंगे और ये पूछेंगे भी कि आप बताइए कि क्यों ऐसा हुआ है और इस हादसे का मुख्य जवाबदेह है और जवाबदार क्या है और इसमें लेकिन यहाँ पर एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते विस्तार न्यूज ने 1 घंटे पहले ही एक बड़ा अभियान चलाया। एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने उस प्रोग्राम को जिस तरह से लोगों के बीच बताया कि कैसे अभी भी इस तरह की घटना होने के बावजूद लोग सुधर नहीं रहे हैं, प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है, उसके बाद ये हाईकोर्ट का संज्ञान लेना ये कहीं ना कहीं बताता है कि मामला बड़ा हो चुका है और उम्मीद यही की जाएगी कि इस पर कुछ ऐसा सख्त एक्शन अब लिया जाए या ऐसा बड़ा कठोर कानून बनाया जाए ताकि ऐसी घटना ना हो। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट ने यह दूसरा ऐसा मामला है जब विस्तार न्यूज़ ने जो है खबर दिखाया है और उसका असर हुआ। इससे पहले पावर ग्रिड के मामले में भी आपको ध्यान होगा कि हमारी खबर के बाद जब यहाँ स्थानीय मीडिया वालों ने मामला उठाया तब हाई कोर्ट ने उसे संज्ञान लिया था। और अब जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं ज्ञानेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने स्पेशल जो है जो रिपोर्ट चलाई और जो इस 19 मौतों के बाद जो हालात है छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के उन स्थानों को जो है दिखाया है, जिसके बाद ये माना जा सकता है। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर है आशीष की ये रिपोर्ट अब तलब की गई है तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहां पर 24 घंटे मॉल, रेस्टोरेंट, दुकानें, बाजार सब खुलेंगी अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया तो। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें श्रम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हो सकता है कि आपके मोहल्ले के बगल में लगने वाला बाजार दिन रात खुलता हुआ नजर आए। आप जब चाहें तब जाकर खरीदारी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार 24 घंटे उद्योग, मॉल, रेस्टोरेंट और प्रमुख बाजारों को खोलने का निर्णय कर सकती है। इसके लिए श्रम विभाग ने दुकान स्थापना नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश भी जल्द ही उन राज्यों की पंक्ति में शामिल हो जाएगा जहां बाजार 24 घंटे खुले रहते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे तमाम प्रदेशों में बाजार 24 घंटे खुले रहते हैं। प्रदेश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 24 घंटे मॉल, रेस्टोरेंट, प्रमुख बाजारों को खोलने का निर्णय अब होने जा रहा है। यानी लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में जल्द ही आपको पूरा बाजार और मॉल खुला हुआ नजर आएगा। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से इस बारे में चर्चा भी कर ली है। जल्द ही मध्य प्रदेश में 24 घंटे बाजार खुलेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर को 24 घंटे खोलने की तैयारी हो रही है। मुख्य बाजार भी, साथ ही बिजनेस सेंटर भी दिन रात खुले रहेंगे। श्रम विभाग ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। मध्य प्रदेश में अभी रात 11 बजे तक ही दुकानें खुलती हैं।
24 घंटे दुकानें खुली रखने वाला 7वां राज्य बन जाएगा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में व्यवस्था लागू है। श्रम कानून में संशोधन कर यह फैसला लागू होगा। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिहाज से और लोगों की सुविधाओं के हिसाब से फैसले को लेकर लोग खुश भी हैं, लेकिन सरकार के लिए चुनौती सबसे ज्यादा सुरक्षा की रहेगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इससे कितना बूस्ट मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए ये प्रयोग हो सकता है। हमारे साथ सीधे अंचल शुक्ला जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि उन्होंने अभी बाजार में खड़े होकर मौका मुआयना किया है। अंचल, अभी तो भीड़भाड़ होगी शाम को, लेकिन हो सकता है कि भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में भीड़भाड़ रात में भी देखने को मिले, लेकिन चुनौती भी होगी सुरक्षा की सरकार के सामने। निश्चित रूप से विवेक, देखिए एक छोटा सा प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था। इंदौर में नाइट कल्चर शुरू हुआ था, जहां पर कुछ स्थान चिन्हित किए गए थे जो रात को भी, जैसे सराफा बाजार है अभी भी रात को खुलता है, और भी कई स्पॉट ऐसे चिन्हित किए गए थे जिन्हें रात को खोला जा रहा था। लेकिन उसमें देखने में ये आया था कि अपराध बढ़े थे, अपराध में अंकुश नहीं लगा पाई थी पुलिस प्रशासन। लेकिन एक बड़ा अगर ये ऐसा होता है, नाइट कल्चर शुरू होता है, तो 7वां राज्य होगा मध्य प्रदेश कि यहाँ पर भी नाइट कल्चर शुरू होगा। अर्थव्यवस्था को तो जो गति मिलेगी तो मिलेगी ही, लेकिन साथ में आप ये समझिए कि रोजगार में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, क्योंकि लोग शिफ्ट में काम करेंगे। अभी लोग देर रात 11 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, और फिर जब पूरी रात दुकानें खुली रहेंगी तो कहीं ना कहीं रोजगार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आचार संहिता जब लोकसभा चुनाव की खत्म होगी, इसके बाद इसको कैबिनेट में ले जाएगी, क्योंकि श्रम कानून में संशोधन भी कराना पड़ेगा इसके लिए। और अभी जो मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनकी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी इस संबंध में बात हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ इस भविष्य में देखने को मिलेगा अगर प्रस्ताव पास हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब एक बड़ी खबर यह आ रही है कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने मंत्रियों के लिए गाड़ियां खरीदने जा रही है। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जरूर सरकार पर है, लेकिन माननीयों के लिए गाड़ी खरीदना जरूरी है और इसके लिए 200 करोड़ का विमान भी खरीदा जा रहा है। साथ ही वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद स्टेट गैराज से 20 इनोवा क्रिस्टा गाड़ी खरीदने का फैसला ले लिया गया है। 5 फॉर्च्यूनर भी खरीदी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के लिए 2 होंगी, इनमें से 2 डिप्टी सीएम के लिए एक कार का आवंटन तय किया गया है। मार्च में ही स्टेट गैराज में 5 इनोवा भी खरीदी गई थी। साथ ही साथ 4 जून के बाद अधिकारियों के माने तो ये गाड़ियां आ जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है, फिर भी माननीयों की सेवा के लिए सरकार गाड़ी खरीदने का फैसला कर रही है और फिलहाल 5 इनोवा गाड़ियां खरीदी जा चुकी हैं। 4 जून के बाद 25 और गाड़ियां आएंगी, जिसमें से 5 फॉर्च्यूनर होगी, 2 डिप्टी सीएम के पास जाएगी, 2 मुख्यमंत्री के कारकेट में शामिल होगी और एक किसी और मंत्री को दी जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब मध्य प्रदेश पे करोड़ों का कर्ज है, उसके बाद माननीयों की सेवा में सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। और सबसे हैरत की बात है कि इस नई सरकार में एक नया विमान भी खरीदा जा रहा है, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए तय की गई है। अब मुद्दे की बात यह है कि इन तमाम गाड़ियों के बावजूद, ये स्टेट गैरेज है, इन तमाम गाड़ियों के बावजूद माननीयों को नई गाड़ी दिलाई जा रही है। ये गाड़ी है, ये मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को दी गई थी पिछली सरकार में। इनकी कंडीशन ठीक ठाक है और इसके बाद भी सरकार नए मंत्रियों के लिए गाड़ी खरीद रही है। मतलब बेफिजूली का खर्च इस सरकार में देखने के लिए मिल रहा है। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। बढ़ते आगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाअरिमन सिंधिया से ठगी का मामला सामने आया है। बड़ा हैरान कर देने वाला ये मामला है। 12 लाख रुपए की ठगी हो गई, वो भी सिंधिया के बेटे के साथ, जूनियर सिंधिया के साथ। हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर ने इस ठगी को अंजाम दिया है। महाअरिमन की ये कंपनी है, माफ कीजिएगा, और हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड फल और सब्जियों से जुड़ा व्यापार करती है और यहीं से ठगी की गई है और अब ये मामला सामने आया है। ग्वालियर से खबर एक बड़ी अजीब ये भी सामने आई है कि पहली बार हाईकोर्ट में प्रोफेसर ने कॉपी जांची है।
हुआ ये था कि छात्रा की जब रिजल्ट सामने आया था, जब वो एमबीबीएस की परीक्षा उसने दी थी, एनाटॉमी में वो फेल हो गई थी, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और कहा था दावे के साथ कि मैं फेल हो ही नहीं सकती, आप कॉपी दोबारा से चेक कराइए। मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में फैसला हुआ कि हाई कोर्ट के समक्ष ही, हाई कोर्ट के अंदर ही दोबारा से कॉपी जांच होगी। आकांक्षा नाम की एक छात्रा जिसकी कॉपी तो जांची गई, लेकिन सवाल गड़बड़ा गया यहां पर छात्रा का, क्योंकि फिर भी वो छात्रा 3 नंबर से फेल हो गई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एनाटॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश त्रिवेदी को कोर्ट में बुलाया। ओएसडी कक्ष में छात्रा की कॉपी और प्रश्न पत्र का अवलोकन किया गया। 3 अंक से फेल होने के बाद डिवीजन बेंच ने अब याचिका को खारिज करते हुए हर्जाना भरने का आदेश जारी कर दिया है। अनिल गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से, सीधे उनसे बात करते हैं। अनिल, ये हैरान कर देने वाला मामला है कि पहली बार कोई कॉपी हाईकोर्ट में चेक हुई हो और उसके बावजूद भी छात्रा फिर से फेल हो गई। क्या था पूरा मामला, बताइए संक्षेप में। बिल्कुल, देखिए विवेक, ये दतिया मेडिकल कॉलेज की छात्रा है, फर्स्ट ईयर की छात्रा है और जिसने जब परीक्षा दी तो एनाटॉमी विषय में यह फेल हो गई थी और उसके बाद इसने रिवैल्यूएशन के लिए एक हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सिंगल बेंच ने इसे खारिज कर दिया। उसके बाद यह डबल बेंच पहुंची, जहां पर जब सुनवाई हुई तो जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर वहां पर बुलाए गए थे और उसके बाद इस छात्रा की कॉपी उसी हाई कोर्ट में परिसर में जांची और उसके बाद जब जांचने में पता लगा कि ये छात्रा फिर दोबारा से फेल हो गई। हालांकि इस छात्रा को इस पूरे मामले में राहत नहीं मिली, लेकिन ऐसा पहला मामला है जब किसी पहला मामला है अनिल की इस तरह से कॉपी चेक हाई कोर्ट में हुई हो और उसके बावजूद भी छात्रा फेल होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अनिल हमें ये जानकारी दे रहे थे ग्वालियर से। उस बीच एक और बड़ी खबर आई है गुना से ही, जहां पर कॉलेज छात्रों के साथ फीस की धोखाधड़ी हो गई। 700-800 छात्रों ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी फीस तो जमा की, लेकिन वो फीस कॉलेज तक नहीं पहुंची। उसके बाद दिग्विजय सिंह भी इस मैदान में आ गए कि उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और यह बड़ा घोटाला है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। गुना में कॉलेज छात्रों के साथ हुई फीस की धोखाधड़ी मामले ने तूल पकड़ लिया है। 700-800 छात्रों की लाखों रुपए की फीस के फर्जीवाड़े ने कॉलेज प्रबंधन के होश उड़ा दिए हैं। फीस के फर्जीवाड़े में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे सबसे बड़ा स्कैंडल बताया है। गुना के शासकीय पीजी कॉलेज में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। बीए 3rd ईयर, एमए 1st ईयर, एमए 2nd सेमेस्टर, एमए 3rd सेमेस्टर, एमए 4th सेमेस्टर के छात्रों के द्वारा ऑनलाइन फीस जमा की गई थी। फीस को लेकर निर्धारित ऑनलाइन संस्थानों पर हर साल लगभग 20 लाख रुपए की फीस छात्रों के द्वारा जमा की गई थी। लेकिन जब कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि फीस कहां है, तो छात्रों के होश उड़ गए। फीस को लेकर ये कॉलेज प्रशासन के कंप्यूटर डिपार्टमेंट और पीजी कॉलेज के बाहर स्थित ऑनलाइन संचालकों ने मिलकर छात्रों की फीस फर्जी तरीके से काट दी है, जिसको रहते अब छात्रों के एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो रहे हैं और उसमें फीस बकाया बता रहा है, और जबकि छात्र पहले ही फीस जमा कर चुके हैं। लगभग 18 लाख का घोटाला है, जिसमें हजारों छात्र हैं। वहीं इस मामले में दिग्विजय सिंह ने भी गुना में कॉलेज पहुंचकर छात्रों से चर्चा की। दिग्विजय सिंह ने इसे सबसे बड़ा स्कैंडल बताते हुए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की है। सबसे बड़ा स्कैंडल तो मालूम पड़ा है कि 2018 से इस कॉलेज में ऑनलाइन जो फीस जमा करने वालों में 8-10 जो ऑनलाइन जमा करते हैं, उन्होंने फीस जमा ही नहीं करी और बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ा। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है और एफआईआर इसकी दर्ज करा के इसमें कि तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कॉलेज प्राचार्य ने बताया है कि ऑनलाइन संचालकों ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। किसी दूसरे की आईडी हैक करके अपने खाते में फीस ट्रांसफर कर ली गई। फीस को लेकर छात्रों से पहले भी पूछा गया था। ऑनलाइन संचालकों के द्वारा हर साल 18 से 19 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। कॉलेज का इसमें कोई दोष नहीं, लड़का ने फीस ऑनलाइन से कटाता है और लड़के को भी ज्ञात है कि उसने किस ऑनलाइन से फीस कटाई है। कुछ ऑनलाइन वालों ने फर्जीवाड़ा किया है कि किसी दूसरे की आईडी लेकर के वो उसका डाटा पेस्ट कर दिया है और वो फीस उनने कॉलेज के खाते में ना जमा करके अपने खाते में जमा कर ली। लेकिन चूंकि इसकी चेकिंग पहले टीसी की समय होती थी, जब लड़का टीसी कटाता था तो उसका नोटिस होता था। किसी की भी छात्र को हम परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं, ना पढ़ने से रोक सकते हैं।
छात्र को पहले ही बताया गया था कि आपकी फीस कम आ रही है, छात्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी भी उनको लास्ट सेमेस्टर में बताया जा रहा है कि ये फीस कम आ रही है। हाँ, उनने यही पूछा कितना डाटा मिसिंग होगा, तो लड़कों का कहना था कि सर हर साल 18-19 लाख करोड़ का मामला है, जबकि हमने टोटल फीस निकलवाई पेसिंग तो 18-19 लाख का कहीं मिसिंग आ रही है। अब सवाल यह है कि छात्रों के साथ हुए इस धोखे में आगे क्या होगा। साथ ही साथ इतना बड़ा घोटाला हो गया और किसी को पता ही नहीं चला, ऐसे कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और आइए बात उज्जैन की करते हैं, जहां पर होटलों में बड़े बड़े नामों के साथ अब होटल के मालिक को अपना नाम भी लिखवाना पड़ेगा। होटल के बाहर लगे जो बड़े बड़े बोर्ड आप देखते हैं, जब आप उज्जैन में जाएंगे, अपने होटल में कोशिश करेंगे कि वहां ठहरा जाए, तो जो भी होटलों में आप रुकने की कोशिश करेंगे, अब आपको उन होटल के मालिक के बड़े बड़े नाम ऐसे अक्षरों में दिखाई देंगे ताकि आप समझ जाएं कि नाम में क्या है, किसका नाम है, किसका होटल है। और यह अनिवार्य रूप से किया गया है। इस आदेश को नहीं मानने वालों पर जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई करेगा। सभी होटल्स का फायर सुरक्षा ऑडिट भी कराया जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन बुकिंग के समय भी लोगों को होटल और होटल के मालिक का नाम बताना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के ये निर्देश हैं और कहा गया है कि जिले के ऐसे समस्त जितने भी पेइंग गेस्ट होटल हैं और होम स्टे हैं जो बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं, उनका भी जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया एक बड़ा फैसला है उज्जैन में। सब दूर प्रोप्राइटर के नाम होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे होटल के बाहर हो, लिखना पड़ेगा, अनिवार्य लिखना पड़ेगा और जब बताना पड़ेगा, पारदर्शिता रखना पड़ेगी। और मैंने एक मुद्दा और उठाया था कि ये जो बेगम बाग नाम है, कोट मोहल्ला बेगम बाग, इसका महाकाल मार्ग नाम मैंने बोला है कि उसका नाम करा जाए। देखिए, प्रोप्राइटरशिप में जो फर्म है उसमें प्रोप्राइटर का नाम आ सकता है। इसके अलावा जो फर्म्स प्रोप्राइटरशिप में ना हो करके किसी और पार्टनरशिप में या फिर कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होती हैं, वहाँ पर जो जनरल मैनेजर होते हैं उनका नाम लिखवाना अनिवार्य। प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह की व्यवस्था रखें। और इसके अलावा नगर निगम को ये बताया गया है कि एक बार ये लोग अपनी पूरी व्यवस्थाएं कर लें, उसके पश्चात नगर निगम के जो फायर की टीम है, उसमें जो कंसल्टेंट हैं, वो एक बार जाकर के विजिट करेंगे मेजर होटल्स में कि वहाँ पर फायर की सुविधा की दृष्टि से क्या क्या किया जाना चाहिए। तो प्रशासन का ये आदेश है, सांसद महोदय की मांग है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, संतोष कृष्णानी आपको बताएंगे विस्तार से, क्योंकि हमारे साथ उज्जैन से सीधे जुड़ गए। संतोष, जरा बताइए, आप होटल के बाहर ही मौजूद हैं, आपके पीछे हम देख रहे हैं कई सारे होटल्स हैं, लेकिन मालिक का नाम कहीं नहीं दिख रहा है। ये नौबत क्यों आ गई कि मालिकों का अपना नाम या प्रोप्राइटर को अपना नाम लिखना पड़ेगा होटल के बोर्ड के बाद? बिल्कुल विवेक, बताना चाहिए कई सालों से जिस प्रकार जो उज्जैन में ग्रोथ आया है, महाकाल लोक बनने की बात करें तो महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में 1000 से भी ज़्यादा होटलें यहाँ पर संचालित हो रही हैं, जिससे आर्थिक स्थिति तो सुधरी है, लेकिन कई श्रद्धालु आते हैं तो वो ठगे से महसूस करते हैं। बुकिंग किस होटल की कराते हैं और पहुँच किस होटल में जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से अगर कोई बुकिंग कराता है तो उसको खूबसूरती का नज़ारा नज़र आता है, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ दिखाई देते हैं। लेकिन जब उज्जैन में आते हैं, किसी होटल में जाके उन्होंने जिस होटल में ऑनलाइन के माध्यम से बुकिंग कराई, तो उस होटल के अंदर की तस्वीर बदल जाती है, मालिक का चेहरा बदल जाता है। ऐसे में वो ठगे से महसूस कराते हैं और कई श्रद्धालु जब आते हैं तो वो कई गैर हिंदुओं के होटल में जाकर रुकते हैं, तो उन्हें वहाँ उस होटल में जाकर वो फील नहीं आ पाती, क्योंकि मध्य प्रदेश एक उज्जैन धार्मिक नगरी है। यहाँ पर कई होटल संचालक जो है यात्रियों का पारदर्शिता है कि आप कहां किस होटल में रुक रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, मालिक कौन है ये पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष, और तमाम जानकारी के लिए।